नमस्कार। पब्लिक इंडिया के स्पेशल संस्करण में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं, गणेश सोवनी जी वरिष्ठ वकील उच्चतम न्यायालय के हमारे साथ मौजूद हैं और मैं इनका तारुफ दे दूं, ये पहले जर्नलिस्ट भी रहे हैं और सामना न्यूज़पेपर जो वीकली न्यूज़पेपर है शिवसेना का, उसमें कंट्रीब्यूट भी करते रहे अपने आर्टिकल्स के द्वारा। और अब एक नई खबर निकल के आई है जिसमें सामना में मैं आपको वो दिखा देता हूं क्लिप। ये कह रही है कि महाराष्ट्र के हित के लिए साथ आएंगे राज और उद्धव ठाकरे, उनकी आपस में सहमति बन गई है। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो राज का नाम पहले है और उद्धव ठाकरे का नाम बाद में है, जबकि ये सामना पेपर का जो कार्यभार है वो शिवसेना उद्धव ठाकरे ही संभालती है। तो इसके क्या मायने हो सकते हैं, पहली बात। और दूसरा, क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो कि इस समय अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है और 2019 के इलेक्शन में वो मोदी और अमित शाह के खिलाफ बोल रही थी, बीजेपी के खिलाफ बोल रही थी, और 2024 आते आते जो है उसका उसकी उसकी जो नजदीकियां थी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाती हैं। असेंबली इलेक्शन में अपने बेटे को भी इलेक्शन लड़ाने के बावजूद एक भी सीट एमएनएस नहीं ले पाती है। तो शायद महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जितने भी एक्टिविस्ट हैं या जो मेंबर्स हैं, शायद उनका भी दबाव राज ठाकरे पर है कि हमारी अस्तित्व की लड़ाई है, हम किस तरफ जाएं। उधर शिवसेना, जो एकनाथ शिंदे हैं, उनको डिप्टी सीएम बनाकर उनको किस तरीके से मार्जिनाइज किया गया, अमित शाह पीछे गए थे और उनसे मिले। तो ये सारी पॉलिटिक्स शिवसेना की क्या है, और शिवसेना का जो कोर वोट बैंक है, जो मराठी मानस है, वो 3 जगह बट गया है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट असेंबली इलेक्शन में आपने देखा किस तरीके से पूर्ण बहुमत से 142 एमएलए के साथ उन्होंने सरकार बनाई। तो गणेश सोवनी जी, ये सारा माजरा क्या है, और क्या एमएनएस की ज्यादा जरूरत है उद्धव ठाकरे की तरफ हाथ बढ़ाने की? क्या इसमें कुछ नए टर्म्स भी डिस्कस हो सकते हैं, या अभी ये बहुत प्रीमेच्योर है और शायद अखबार ने यह खबर निकालकर एक दबाव बनाने की कोशिश की है राज ठाकरे पर? पब्लिक इंडिया के सब दर्शकों को मेरा नमस्कार। ये जो कल न्यूज आई है वो काफी चौंकाने वाली है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कल दोपहर को मराठी फिल्म इंडस्ट्री के जो मशहूर दिग्दर्शक और कलाकार है महेश मांजरेकर, उन्होंने एक उनका यूट्यूबर लगाया जिसमें उन्होंने राज ठाकरे साहब की मुलाकात ली थी। और वो चर्चा के दरमियान उन्होंने ऐसा बताया कि अगर शिवसेना जो है, यूबीटी जिसको हम बोलते हैं, उद्धव बाला साहब ठाकरे वाली पहली शिवसेना, मूल शिवसेना, अगर उनके साथ हमारा कोई सहमति बन जाए और दोस्ती का आधार बढ़ाते हैं हम, तो हम उसका स्वागत करेंगे। और तुरंत 3 घंटे के अंदर उद्धव ठाकरे जी का एक बयान आया और उसने बोला, कुछ राइडर उन्होंने डाला कि अगर हमारे साथ गुफ्तगू करनी है, बातचीत करनी है, दोस्ती बढ़ानी है, तो उसमें हमको कोई इतराज है नहीं। हालांकि आप जो प्रेजेंट गवर्नमेंट के जो लोग हैं उनको आप एंटरटेन करते हो, मतलब कल शुक्रवार की ये बात है और 3 दिन पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे राज ठाकरे के घर में गए थे और करीब 1 घंटा वो उधर थे। कोई बहुत सारे मुद्दे पे उनका सलाह मशवरा हो गया था, ऐसा सुनते हैं, बातचीत हो गई थी। तो अगर हमारे साथ आना है तो आपका पूरा कट ऑफ होना चाहिए, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है बीजेपी पीरियड वाला, उनके साथ कोई आपका रिश्ता नहीं होना चाहिए, कोई भी वास्ते। ये अगर राइडर आपको मंजूर है आगे की बातें होती है। लेकिन ये न्यूज आने के पश्चात, उद्धव ठाकरे जी का बयान आने के पश्चात, संदीप देशपांडे करके जो एमएनएस के जो प्रवक्ता है, उनका एक बहुत बड़ी तीखी प्रतिक्रिया ऐसी आई थी कि उनको बिल्कुल नापसंद है। और उन्होंने जिस ढंग से शिवसेना ने पहले उनके साथ बर्ताव किया है, आप जरा पीछे अगर जाएंगे तो आप समझेंगे कि 9 मार्च 2006 को मनसे की स्थापना हो गई थी। उस समय बाला साहब ठाकरे थे। बाला साहब ठाकरे का जो दुख निधन है वो 17 अक्टूबर 2012 को हो गया था। मतलब 6 साल जब तक बाला साहब ठाकरे थे तब तक एमएनएस का अस्तित्व था। लेकिन उसी दरमियान शुरू में जब एमएसएफ बन गई थी तो शिवसेना में जो बहुत डिसग्रंटल एलिमेंट, जो नाखुश लोग थे, वो राज ठाकरे के साथ चले गए। उनका एक खासदार भी, मतलब सांसद चुन के आया नासिक से, कुछ थोड़े इधर उधर आमदार भी बन गए, विधायक। कारपोरेशन भी उनका अस्तित्व था, नासिक कारपोरेशन उनके हाथ में थी। हालांकि लगातार अगर आप देखोगे 14 साल, 19 साल और अभी 24 की जो इलेक्शन हो गई लोकसभा की, उनकी क्षति हो गई, उसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर अंग्रेजी में हम बताएं तो उनका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस बन गया, उनका अस्तित्व का बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। तो इसलिए ये जो सुझाव आया है राज ठाकरे का, उसमें मुझे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और जो आपने शुरू में सामना का जो आप अखबार का जो फ्रंट पेज दिखाया, वो सामना का अखबार है, उसमें उद्धव ठाकरे जी साहब है, वो उसके मुख्य एडिटर है। और उनका नाम पहले आने के बजाय उन्होंने राज को प्रेफरेंस दिया कि राज और उद्धव ठाकरे इनके दरमियान सहमति बन चुकी है। तो मतलब उन्होंने उनको उनको मतलब बड़ा रिस्पेक्ट दिया, उनको आदर किया, सम्मान किया, ऐसा हम बोल सकते हैं। अभी अस्तित्व की लड़ाई सच बताओ तो अभी उद्धव बालासाहेब ठाकरे शिवसेना की भी है, क्योंकि अभी जो अक्टूबर 2024 में जो इलेक्शन हो गई थी,
उस समय का अगर हम माहौल हम देखेंगे तो उस समय माहौल था वो पूरा एमवीए के महाविकास आघाड़ी के पक्ष में था। हर जगह हम देख रहे थे महाराष्ट्र के सारे जिलों में कि गवर्नमेंट के खिलाफ वातावरण था और लोग बोलते थे कि अभी चेंज ऑफ गवर्नमेंट होना ही चाहिए, बदलाव तो होने की बहुत आवश्यकता है। और इसलिए लोग बोलते थे कि अगर एमवीए का अगर सरकार है उद्धव ठाकरे उसमें मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि ऑफिशियल लेवल पे कोई उसकी घोषणा नहीं हो गई थी। हालांकि अगर हम रिजल्ट देखेंगे तो रिजल्ट ने सब लोगों को इतना बहुत बड़ा धक्का दिया है, मतलब कि शिवसेना यूपीटी हो या मनसे तो एक को एक भी जगह नहीं मिली। उनका जो बेटा था अमित, वो माहिम से हार गया, 17,000 वोटों से वो हार चुके हैं। लेकिन उद्धव जी का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उनको वर्ली की सीट उन्होंने हासिल की, अच्छे मार्जिन से हासिल की। और आदित्य ठाकरे का आज के दिन भी बहुत अच्छा दबदबा है मुंबई में, उसको बहुत लोग रिस्पेक्ट करते हैं। इट्स ए गुड प्रोस्पेक्ट, ऐसा भी उनके तरफ देखते हैं लोग। तो अभी बात यह बन गई कि दोनों शिवसेना जो है उनको दोनों का अस्तित्व का मुद्दा आया है और आखिर ये घरेलू उनका मामला था। उद्धव जी का जो रिएक्शन ऐसा है आया है कि भाई जो कि हमारे जो डिफरेंसेस जो थे, मतभेद थे, वो हमारे घरगुती मतलब घर वाले थे, वो हम भूलने के लिए तैयार है। तो अगर कोई अच्छा अगर मुद्दा मिले तो हम एक साथ आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ऐसा उनका कहने का मकसद है उद्धव ठाकरे जी का। मैं आपसे ये भी पूछना चाहता हूं कि उद्धव ठाकरे ने कुछ राइडर्स तो लगाए होंगे, अगर वो एमएनएस के साथ टाई अप करने की बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जो सरकार है इस टाइम सरकार तो आपकी जो है देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और उसमें अपना राज ठाकरे का पूरा समर्थन है। तो अगर ये राइडर लग जाता है तो राज ठाकरे का कितना नुकसान हो सकता है। और जिनकी आपने बात की वो तो वर्ली में ऑलरेडी आदित्य ठाकरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, तीसरे स्थान पे शायद आए थे। तो उनका अपोज करना अपने काडर को, अपने वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए, तो ये एक बहुत उथल पुथल मचने वाली है। और एक बात और आपसे पूछना चाहता हूं कि बहुत सारा एक्सोडस जो है उद्धव ठाकरे की शिवसेना से एकनाथ शिंदे ग्रुप में हुआ, असेंबली इलेक्शन से पहले भी और असेंबली इलेक्शन के बाद सरकार बनने के बाद भी। हालांकि एकनाथ शिंदे का जो कद था वो कम हो गया, एक सीएम से वो डिप्टी सीएम बना दिए गए। देवेंद्र फडणवीस जो पहले सीएम के डिप्टी सीएम बने वो वापस सीएम बन गए। तो ये सारे परिवेश में शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं या उनके जो नेता हैं, उनके लिए एक बड़ा विचित्र सवाल खड़ा होने वाला है, एक बड़ा मुश्किल सवाल खड़े होने वाला है, वो जाएं तो किस तरफ जाएं। क्योंकि पार्टी इन एग्जिस्टेंस तो तीनों रहेंगी, पोस्ट अलायंस भी। ये तो है नहीं कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर रहे, अगर मर्ज करते तो बात दूसरी होती कि 2 धड़ों में पार्टी बढ़ जाती। अब तो 3 धड़ों में बटी हुई है, तो 3 धड़े तो रहेंगे। तो उसमें पॉलिटिकल या इकोनॉमिक गेन क्या होने वाला है शिवसेना उद्धव ठाकरे को? इकोनॉमिक गेन की आप बात करोगे, मतलब वोटों के हिसाब से अगर देखोगे मतलब तो इकोनॉमिक गेन या जो भी पार्टी का गेन वोटों क्या के होने हिसाब वाला से अगर आप चुनाव के हिसाब से अगर आप देख लोगे तो फिलहाल हम अप्रैल महीने में है और जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है वो करीब अक्टूबर के पश्चात आ सकते हैं। मतलब 6 महीने का इसमें लीन पीरियड है, मतलब लीन पैच है। सवाल यह है कि अगले 6 महीने आप क्या करोगे और दोनों पक्ष जो है एमएनएस हो या यूबीटी शिवसेना हो, वो दोनों 6 पक्षों का अगले 6 साल महीने का प्रोग्राम क्या होगा। क्या उनके पास कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है ताकि वो महाराष्ट्र के वोटर्स को लुभा सके और उनको बोल सकेंगे कि भाई हम अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन देंगे, हम आपको अच्छी सुविधा देंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, वगैरह वगैरह। तो बात यह है कि आज के दिन भाजपा जो है वो पूरा कंट्रोल में है। देवेंद्र फडणवीस साहब जो है उनके हाथ में पक्ष भी है और एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत उनकी कड़ी पकड़ है, उसमें कोई संदेह नहीं है। उनको अभी फिलहाल कोई चैलेंज कर नहीं सकता, आप कितने भी अपोजिशन का उनके खिलाफ प्रदर्शन हो या उनको कोई बातें हो वगैरह वगैरह। सवाल यह है कि अगले 6 महीना ये दोनों अगर इकट्ठा है तो क्या करेंगे, ये जो लीन पीरियड होगा। और जब चुनाव जब अनाउंस हो जाएंगे, जब वोटिंग हो जाएगा, उस समय लोगों का जो मतलब रवैया रहेगा वो ठाकरे के पक्ष में रहेगा। ये एग्जिस्टिंग जो बीजेपी है जिन्होंने 142 सीटें हासिल की है असेंबली इलेक्शन में, उनके पक्ष में रहेगा। सारी जो बातें इसके ऊपर निर्भर है। तो 6 महीने का उनको समय गुजारना काफी कठिन होगा। उसमें कोई उनको कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी, लोगों के सामने जाना पड़ेगा। और जो 2 लोग अभी इकट्ठे आए हैं उसका संभवतः एक कारण हो सकता है, पिछले हफ्ते महाराष्ट्र सरकार ने ऐसा एक निर्णय लिया हुआ है कि पहली कक्षा से हर एक पाठशाला में हिंदी अनिवार्य रहेगा, मतलब कंपल्सरी रहेगा। और हिंदी के मुद्दे पे दोनों जो ठाकरे ग्रुप है, और शुरू में भी जब वो साथ में इकट्ठा थे, बाला साहब जब सब जिंदा थे, उस समय उनका हिंदी भाषा के खिलाफ जरूर विरोध हो चुका है। इसलिए शिवसेना शुरू में जब वो साउथ इंडियन लोगों के खिलाफ आ गई, मतलब दाक्षिणात्य लोगों का मुंबई में काफी बहुत बड़ा प्रभाव था 60s में, 66 में शिवसेना का जन्म हो गया।
उसके पश्चात शिवसेना का जो विरोध है, यो यूपी से जो लोग आते हैं, बिहार से लोग, हिंदी बेल्ट से जो आते हैं या काऊ बेल्ट से जो लोग आते हैं, और बहुत सारे बड़े तादाद में मुंबई आए। और आजकल मुंबई में आप कोई भी ऑक्यूपेशन ले लो, उसमें सारे यूपी वाले, बिहार वाले, उसमें कोई संदेह नहीं। और बहुत अच्छी बात है, कोई भी हो, होटल वाला हो, गाड़ी वाला हो, कपड़ा वाला हो, स्त्री वाला हो, कोई भी हो, वो सब यूपी और बिहार से निगड़ित है। तो शुरू से शिवसेना का जो झगड़ा है वो हिंदी के मुद्दे के ऊपर हमेशा इकट्ठा आते हैं। तो संभवतः पिछले हफ्ता ये जो घोषणा हो गई थी कि हिंदी अनिवार्य करेंगे, ये संभवतः एक मुद्दा हो सकता है कि जिसकी वजह से उनको इकट्ठा साथ में आना पड़ा हुआ है। आपने बताया कि एक पॉलिटिकल मजबूरी है जिसके तहत कि वोट डिवाइड ना हो, क्योंकि आने वाले समय में जबकि बीजेपी जो है इस समय पूरे स्ट्रेंथ के साथ असेंबली में है, तो नॉर्मली तो एक थंब रूल चलता है कि जिसकी सरकार होती है स्टेट में वही म्युनिसिपल इलेक्शन या जो बोर्ड के इलेक्शन होते हैं, नगर पालिका के इलेक्शन होते हैं, वो जीतता है, क्योंकि प्रशासन इसमें इन्वॉल्व रहता है, बैलेट का इस्तेमाल होता है और इस तरीके की चीजें। बीएमसी का जो टोटल बजट है वो भी काफी अच्छा खासा है, और सभी पार्टियों को अपने अपने आप को वित्त पोषित करने के लिए बीएमसी में कॉर्पोरेटर्स की जरूरत पड़ती है। उसी से पार्टियों का काम चलता है, उसी से कार्डर जुड़ता है, उसी से जो है बाकी काम होते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि ये जो उद्धव बाला साहब ठाकरे से एकनाथ शिंदे ग्रुप में जो एक एक्सीडस हुआ लोगों का, कॉर्पोरेशन इलेक्शन आते आते तो जाहिर तौर पर टिकट मांगने वालों का तांता लग जाएगा, और अगर एमएनएस और उद्धव ठाकरे मिलकर ये चुनाव लड़ते हैं तो क्या एकनाथ शिंदे कमजोर होंगे? क्योंकि अभी भी उनकी जो इस सरकार में जो एक अप्रोच है वो कहीं ना कहीं एक वीक कैप्टन के रूप में है, एक नॉन प्लेइंग कैप्टन के रूप में है। क्योंकि इलेक्शन से पहले उनसे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कराई गई, लाडका बहना, लाडकी बहना, लाडका भाई, लाडका किसान, इस तरीके से, और फिर उस अमाउंट को कम कर दिया गया। कल ही खबर आई कि अब लाडकी बहना योजना में मात्र 500 रुपए मिलेंगे। तो ये जो अब नए समावेश निकल के आ रहे हैं, इसमें क्या एकनाथ शिंदे अपने फेस सेविंग कर रहे हैं इसलिए वो बैकफुट पे हैं? और दूसरी बात, इधर एमएनएस और उद्धव ठाकरे के जुड़ जाने से क्या बीएमएस जो बीएमसी इलेक्शन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इलेक्शन है, उसका टोटल परिचित्र जो है वो बदल जाएगा? लड़ाई जो है दो तरफा हो जाएगी? मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से अगर आप बात करते हो तो मुंबई के क्षेत्र में पश्चिम रेलवे के ऊपर दहीसर से लेके और यहाँ मुलुंड से लेके साउथ बॉम्बे तक, वहाँ जो शिवसेना शिंदे ग्रुप की जो है उनका पार्टी अपैरेटस जिसको बोलते हैं, पार्टी अपैरेटस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, वो उतना ज्यादा नहीं जितना उद्धव बाला साहब ठाकरे का अभी भी मजबूत है, काफी बड़े पैमाने पे मजबूत है। तो शिवसेना ग्रुप जो शिंदे का है उनको बीएमसी का चुनाव लड़ना काफी कठिन पड़ेगा। हालांकि महाराष्ट्र के जो दूसरे जो पॉकेट्स हैं, पश्चिम महाराष्ट्र हो या मराठवाड़ा हो वगैरह वगैरह, उधर उनका थोड़ा बहुत असर, क्योंकि उनके भी बड़े बड़े तादाद पे उनके विधायक चुन के आए हैं। तो शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज होएगा कि आप मुंबई हमारे लिए छोड़ दो, मतलब बीजेपी और शिंदे ग्रुप में हो जाएगा कि बीजेपी हमारे लिए मुंबई आप छोड़ दो, और बाकी का जो जहां म्युनिसिपल इलेक्शन होने वाले हैं, नगर पालिकाओं का इलेक्शन होने में, उसमें शायद शिवसेना जो ग्रुप है उनको अच्छा मौका दिया जाएगा, अच्छी तादाद में उनको मतलब टिकट भी मिल सकते हैं। ऐसा कुछ अंडरस्टैंडिंग होने की काफी बड़ी संभावना है। जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है जिसमें राज ठाकरे उसके अध्यक्ष हैं, पिछले असेंबली पोल में 2% से कम वोट उनको मिला, और आपको लगता है कि राज ठाकरे का 2% वोट भी है वो इनके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के आपके वोट बैंक में जुड़ सकता है, या आपको लग रहा है कि जो बाकी का 2% वोट है वो भी शिवसेना एकनाथ शिंदे ग्रुप में चला जाएगा? क्योंकि उनके पास इस समय जनाधिकार बिल्कुल नहीं है, और कहीं ना कहीं फेस सेविंग, आपने हिंदी की बात की, हिंदी को एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाने का क्लास 1 से जो एक रूल जो निकला है, और तमिलनाडु केरल तो उसको बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या राज ठाकरे को अब लग रहा है कि जिस तरीके से बाकी प्रदेशों में क्षेत्रीय पार्टियों को खा के बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई, और उसके बाद सरकार बनने के बाद तो बिल्कुल ही उनको निस्तानाबूद कर दिया, बहुत सारी स्टेट्स में इसके एग्जाम्पल्स हैं। मायावती के साथ हो गया है, मायावती के साथ हुआ, सुखबीर बादल के साथ पंजाब में हुआ, और भी बहुत स्टेट्स में हुआ। तो क्या राज ठाकरे को अपने जी हरियाणा में भी हुआ, तो क्या ये एक अस्तित्व की लड़ाई राज ठाकरे की है? राज ठाकरे की मजबूरी ज्यादा है उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे बड़े भाई बनकर उनकी मदद कर रहे हैं? बहुत ज्यादा मजबूरी है, क्योंकि जब 2006 में उन्होंने शिवसेना छोड़ के उनका एमएनएस बनाया तो लोगों के हौसले बहुत, मतलब लोगों का बहुत बड़ी उम्मीद थी, अपेक्षा थी कि भाई ये कोई नया प्रोग्राम महाराष्ट्र के लिए आएंगे। राज ठाकरे की दो पर्सनैलिटी है,
वो बहुत बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट है, इतने बड़े अच्छे कार्टूनिस्ट है कि कभी-कभी लोग बोलते हैं बाला साहब से भी ज़्यादा उनकी कार्टून बेहतर रहती थी। और अगर आप पीछे 2019 को जाओगे, वो टोटली बीजेपी के खिलाफ थे, इसलिए लोकसत्ता नाम का जो मराठी जो अखबार है, उनमें उनके हर एक दिन उनके इतने बहुत बेहतरीन कार्टून आते थे, जो मोदी और शाह के बारे में आते थे, शाह साहब के बारे में आते थे। और उस समय वो टोटली एंटी बीजेपी थे, लेकिन कुछ ऐसे घटना हो गई कि 2024 का जो पिछले साल जो इलेक्शन हो गया, उसमें वो बीजेपी के पक्ष में आ गए, बीजेपी के साथ आ गए। हालाँकि उनको कोई हाथ में कुछ आया नहीं, ना उनको कोई सीट मिली या चुनाव में कुछ फ़ायदा हो गया उनका। लेकिन अभी बात ये है कि अगर 2% इनका अगर वोटिंग मिलता है, तो वो डी-रिकॉग्नाइज़ होने का बहुत बड़ा उनके ऊपर धोखा है, मतलब इट कैन बी डी-रिकॉग्नाइज्ड एज़ अ नेशनल पार्टी। और दूसरी बात ये है कि लोगों की बहुत अपेक्षा थी उनसे कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बहुत बड़ी बेकारी है और खेती के बारे में भी बहुत सारे सवाल है और कामगार उद्योग में भी बहुत बड़े उद्योग बाहर जा रहे हैं, महाराष्ट्र से होके गुजरात जा रहे हैं। तो इसके ऊपर उनके पास कोई प्रोग्राम होगा, कोई अगर एजेंडा होगा दोनों ठाकरे बंधुओं के दरमियान, तो ही उनको कोई भविष्य है, वरना अगर वो सिर्फ बातें करेंगे और हिंदी के खिलाफ और कभी कल दूसरे के चीजों के खिलाफ, तो एंटी प्रोपोगंडा करके उनको कोई फायदा होने वाला है नहीं। उनके अगर पास कोई पॉजिटिव प्रोग्राम हो, तो ही उनको कोई उम्मीद है, वरना उनको कोई उम्मीद हो नहीं सकती। आपने भी बात की एक मेरे दिमाग में एक सवाल ये आता है कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में काबिज है सेंटर में। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को बुला के बुलडोजर बाबा का उनको नारा देकर और बटेंगे तो कटेंगे नारा अभी हाल ही के असेंबली इलेक्शंस में लगा। तो एक तरफ तो एक पार्टी है जो अपने आप को हिंदुत्व का चैंपियन बताती है, दूसरी तरफ राज ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं जो मराठी मानुस की लड़ाई लड़ते रहे, मराठी अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहे, मराठी लोगों की एम्प्लॉयमेंट को लेकर, जॉब्स को लेकर। आप बहुत पीछे चले जाएं तो 10-15-20 साल पहले वहां के जो दुकान वाले थे, टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनको भी कहा जाता था भी यहाँ बिहार और यूपी का जो है वो नौकरी खा जाता है मराठी। तो इनकी पॉलिटिक्स तो मराठी मानुस के उस पे चैंपियन ऑफ बीइंग चल रहा था, और दूसरी तरफ वो हिंदुत्व की राजनीति चल रही है। तो कहीं ये दोनों क्लैश तो नहीं कर रहे, जिसकी वजह से राज ठाकरे अब फिर अपनी पोजीशन या अपनी जो अपनी ग्राउंड है उनको तलाशने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि उद्धव ठाकरे तो हमेशा ये कहे कि हिंदुत्व की पॉलिटिक्स महाराष्ट्र के लिए नहीं, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स तो महाराष्ट्र के लोग ही उसको समझते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूं, क्या राज ठाकरे अब बीच में पिस गए हैं? एक तरफ तो चैंपियन ऑफ हिंदुत्व है और एक तरफ मराठी मानुस की अस्मिता की लड़ाई। इसमें ये बताना पड़ेगा, जैसा माहौल होता है, जैसा वातावरण होता है, उस हिसाब से उनका एजेंडा वो मॉडिफाई करते हैं। और एक एक बात सही है कि जो मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर थे, उसके बारे में जो उन्होंने अभियान छेड़ा था, उसमें उनको काफी यश मिला हुआ है और महाराष्ट्र सरकार ने कड़े कानून किए हुए हैं और सुबह 6 बजे से पहले कोई मतलब लाउड स्पीकर नहीं बजा सकता और शाम को भी कोई मोहलत दी हुई है। तो ये जो आंदोलन उन्होंने छेड़ा था, उसमें उनको मनसे को काफी बहुत बड़े पैमाने पे यश मिला हुआ है, उसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी इनकार नहीं करेगा। और उसके पश्चात वो फिर मराठी पे आते हैं, मतलब एक समय वो हिंदुत्व का मुद्दा छेड़ते हैं, लाउड स्पीकर के बारे में बात करते हैं, मस्जिदों के बारे में बात करते हैं, और दूसरी 2-3 महीने के पश्चात वो हिंदी का मुद्दा छेड़ते हैं। मतलब जैसा माहौल बनता है, जैसा वातावरण है, जैसा दिल्ली में वातावरण है, वो हिसाब से उनके अगर पहलू जो है वो बदलते हैं। ये उनका तरीका है, शुरू से हम देख रहे हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं हो चुका है। तो अक्टूबर 2024 की पोल से ये तो क्लियर हो गया कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का कुछ वोट, 2% वोट भी मान लें या 1.5% वोट भी मान लें, वो राज ठाकरे की तरफ गया, जिससे 17 सीटों का नुकसान असेंबली इलेक्शंस में उद्धव ठाकरे को हुआ। अगर ये 17 सीटें वापस उनके पास आ जाती तो शायद सरकार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की ही बनती। और कॉर्पोरेशन पोल्स जो है अब ज्यादा दूर नहीं है, अक्टूबर 25 के आसपास जो है वो अनाउंस होने वाली हैं। दोनों पार्टी के अलायंस से भारतीय जनता पार्टी की चूल्हें तो हिलेंगी हिलेंगी, और शिवसेना एकनाथ शिंदे को उसका फायदा भी मिल सकता है, क्योंकि अगर राज ठाकरे जाएंगे तो एकनाथ शिंदे का जो वर्चस्व है शिवसेना का महाराष्ट्र की सरकार में बढ़ सकता है। हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज भी उनको मिल जाएं, क्योंकि अगर एकनाथ शिंदे भी डिफाइंट होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बहुत मुश्किल का सामना महाराष्ट्र पॉलिटिक्स में हो सकता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।